Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, चाहे वो आपके लिए सैम्पल पेपर्स हों, चाहे वो आपके लिए डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स और साइंस के, सारी वीडियोस को आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होगे और अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ कर रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो है हमारा रिवीजन क्लासेस। तो रिवीजन में जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने पिक किया है आपके लिए, वो है आपकी बुक, साइंस की बुक से ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि रिवीजन क्लासेस में मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बिल्कुल मिनिमम टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी चैप्टर में, वो आपको अच्छे से उसका मतलब इतना ब्रीफ आपको मिल जाए कि आप लोग बहुत अच्छे से उसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो हम लोग बहुत शॉर्ट में चीज़ों को करने वाले हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को वो थोड़ा सा ब्रीफिंग अच्छे से हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कौन सा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके बुक का है चैप्टर नंबर 11। और यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो हम लोग, हमारे लिए सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे पास ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक रफ डायग्राम, आप लोग इस रफ डायग्राम को ड्रॉ करने की भी कोशिश कर सकते हो अपने एंड पे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर एक लेयर होती है और ये लेयर इसको पूरा कवर करती है। ठीक है, देन यहां पे आपके पास होता है क्या? लेंस। और लेंस के ऊपर में यहां पे एक जो चीज होती है आइरीज। ये आइरीज होती हैं। फिर यहां पे होता है तुम्हारा सिलियरी मसल्स। तो स्टूडेंट्स, इन जो ये डायग्राम है आईज का, इस डायग्राम को आप लोग कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 बार तो आप लोग ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है, मतलब ये जो आउटर कवरिंग है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। बहुत सारी जो रे ऑफ लाइट आती है उसका जो रिफ्रैक्शन है हमारी आंखों में, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसा? ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो हमारी आईज को कवर करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ दूसरी चीज कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो आपको मतलब आइरिस के बीच में जो आपको एक छोटा सा ओपन स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और ये क्या करता है? तो ये एंट्रेंस प्रोवाइड करता है किसको? रे ऑफ लाइट को। रे ऑफ लाइट को क्या प्रोवाइड करता है? एंट्रेंस प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद क्या है? तो ये नेक्स्ट है आपका आइरीज। क्या है ये? आइरीज। और आइरीज का काम क्या है? तो ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है किसको? तो ये कंट्रोल किसको करती है? प्यूपिल को, कि कितना मतलब प्यूपिल ने कितना ओपन होना है। तो कंट्रोल मतलब किसको? प्यूपिल को जो कंट्रोल करने का काम करती हैं वो आइरीज करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कहीं कोई बहुत ब्राइट सोर्स को अगर आप लोग देख रहे हो तो आपकी आइरीज जो होंगी वो फैल जाएंगी, जिससे बहुत कम रे ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर जाए और आपकी आंखें डैमेज ना हो। और अगर आप किसी बहुत ऐसी चीज को देख रहे हो जिसकी लाइट बहुत डिम है, मतलब बहुत कम लाइट है, तो आपकी जो आइरीज हैं ये ओपन हो जाएंगी। मतलब आंखों के अंदर जो काला वाला पोर्शन दिख रहा है, इसके अंदर जो आपको एक मतलब एक गोल सा जो दिख रहा होता है काले पोर्शन के अंदर में, वो होती है तुम्हारी आइरीज। ठीक है, तो जब कहीं बहुत डिम सोर्स को आप देखते हो तो वहां पे रे ऑफ लाइट ज्यादा अंदर जाए, इसके लिए जो आइरीज होती है वो छोटी हो जाती हैं। छोटी होती है तो पीपल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट ज्यादा आपकी आंखों में एंटर कर पाएंगी। ठीक है, तो आपको आइरीज का फंक्शन बता दिया मैंने। इसके बाद ये जो है, ये है आपका क्या? इसको बोलते हैं हम लोग सिलेरी मसल्स। क्या है ये? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स। और इसका काम क्या है? तो ये भी कंट्रोल का काम करती है, बट किसको? ये कंट्रोल करती है लेंस को। ठीक है, जैसे कि आइरीज किसको कंट्रोल कर रही थी? प्यूपिल को कंट्रोल कर रही थी। आपकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है उसको कंट्रोल कर रही थी। वैसे ही जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ये आपकी आंखों का जो लेंस होता है, मतलब ये जो लेंस है इसको कंट्रोल करती हैं। और क्या कंट्रोल कर रही है? ये फोकल लेंथ को। आ रही है बात समझ में?
ठीक है, तो क्या सिलेरी मसल्स कितनी होती हैं, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये भी आपकी क्या होती है, जो हैच करके मैंने बना रखा है ये भी क्या है आपका सिलेरी मसल्स है। अब बीच में देखते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये है आपकी आंखों का लेंस, क्या है ये है आपकी आंखों का लेंस। अच्छा लेंस कैसा होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कैसा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फिर ये होता है क्रिस्टलाइन, क्या होता है ये, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जो अपनी शेप चेंज कर सके बट डेफिनेट, मतलब जिसका वॉल्यूम सेम हो बट अपनी शेप जो है वो चेंज कर सके। तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है, कौन, आपका जो लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि आपकी आंखों में ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, मतलब पीछे में यहाँ पे आपका एक स्क्रीन लगी रहती है, ठीक है, जिसमें आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। तो ये स्क्रीन जो होती है, इस स्क्रीन का नाम होता है तुम्हारा रेटिना, क्या होता है, रेटिना, इसका नाम क्या है, रेटिना। और रेटिना क्या होता है, तुम्हारी आंखों का स्क्रीन होता है, क्या होता है, स्क्रीन। मतलब यहाँ पे आपकी इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। और अगर मैं बोलूँ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है और यहाँ पे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में इस तरफ में जितनी भी इमेजेस फॉर्म होती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड में, तो वहाँ पे आपकी सारी इमेजेस कैसी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। आ रही है बात समझ में, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये तुम्हारा ऑप्टिक नर्व हो जाएगी, ये जो आपका ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व, और ये जो भी आपके यहाँ पे स्क्रीन में जो भी फॉर्म हुआ है, जो भी इमेज वहाँ पे बन रही है, तो ये ऑप्टिक नर्व इसको एज अ सिग्नल आपके ब्रेन तक लेकर के जाएगा, और आपका ब्रेन फिर ये डिटेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है, उसमें कलर क्या है, वो सारी चीज़ें फिर आपका जो ब्रेन है वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आईज के बारे में, आपको ह्यूमन आई के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी जरूरी थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, वो है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था सिलेरी मसल्स के बारे में, किसके बारे में, सिलेरी मसल्स के बारे में आपको मैंने बताया था अभी। अब सिलेरी मसल्स का काम क्या था, सिलेरी मसल्स का काम था क्या, लेंस को कंट्रोल करना, क्या, लेंस को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये लेंस को कंट्रोल कैसे कर रहे थे, ये कर रहा था बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ, मतलब ये फोकल लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, कौन, सिलेरी मसल्स, ठीक है। जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है या बहुत पास है, तो आपके आंखों का जो लेंस है, फोकल लेंथ है जो उसका, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सिलेरी मसल्स कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी रेटिना पे बन रही है। तो ये जो पावर है आपकी आंखों की, ये जो पावर है जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है, ताकि आप क्या, जो बहुत डिस्टेंट या फिर बहुत पास के जो ऑब्जेक्ट हैं, तो मतलब एक बोलूंगा मैं नियर ऑब्जेक्ट, तो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंखों को एडजस्ट करना पड़ेगा नियर पॉइंट तक, कि कम से कम कितने पास तक आपकी आंखें उसको देख सकती हैं, और एक होगा कि कितनी दूर तक उसको देख सकती हैं, फार पॉइंट, ठीक है। तो नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि कम से कम जो आपकी आंखें, मतलब जो फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकता है वो 25 सेंटीमीटर तक एडजस्ट हो पाएगा, कम से कम दूरी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है। आ रही है बात समझ में। तो अगर आप, मतलब आंखों की वो जो पावर है जिसकी वजह से वो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट को देख पा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कितना पावर आप, मतलब कितना है आपकी आंखों में, कितनी ऐसी क्षमता है कि वो एकोमोडेट हो जाए, उसकी जो फोकल लेंथ है वो एकोमोडेट हो जाए। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। और इसमें नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है तुम्हारा इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो वो है आपका डिफेक्ट्स इन विजन। क्या है, डिफेक्ट्स इन विजन, क्या है आपका ये, डिफेक्ट्स इन विजन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो डिफेक्ट्स इन विजन हम लोग समझते हैं कि डिफेक्ट्स इन विजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है आपका मायोपिया। क्या है आपका, मायोपिया। दूसरा जो है
वो है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया। आ रही है बात समझ में? तो 3 डिफेक्ट्स मेजर आपकी बुक के लिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे और भी डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कैटरैक्ट हो गया, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। इसका मतलब सिर्फ पास की ही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। मतलब मायोपिया में सिर्फ पास की चीजें दिख रही होती है, मतलब दूर की जो चीजें होंगी वो आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो इसमें ऐसी आंखों के लिए जो करेक्टेड, मतलब जो करेक्शन आप यूज करोगे, वहां पे आप लोग देखो क्या है, एक छोटी सी मैं यहाँ पे एक इमेज बना करके दिखाता हूं। जैसे मानो कि ये आपकी क्या है, आईज है, ठीक है, और आईज में यहाँ पे लेंस है, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट काफी दूर से आ रही है, जो रे ऑफ लाइट काफी दूर से आ रही है, वो पैरेलल आएगी, ठीक है। और पैरेलल आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे मानो ये इसका स्क्रीन है, तो इसकी जो इमेज है, मतलब इसकी जो इमेज है वो क्या होगी, पहले बन जाएगी। कहाँ पे? पहले बन जाएगी, यहाँ पे, मतलब स्क्रीन से पहले बन जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेंस लगाओ जो होगा आपका डाइवर्जिंग लेंस, और वो क्या करेगा, वो इस रे ऑफ लाइट को ऊपर कर देगा, मतलब डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद अब जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो सीधे कहाँ पे इमेज बनाएगी, वो बनाएगी रेटिना पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये होता है इसका करेक्शन, मतलब करेक्शन कैसे किया जाता है इसका। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि मायोपिया अगर किसी को हो रखा है तो उसको करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो आप लोग करोगे डाइवर्जिंग लेंस से। किससे? डाइवर्जिंग लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस से, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। या कभी ये आ जाए कि मायोपिया में जो मतलब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, तो इमेज फॉर्मेशन मायोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है बिफोर दी रेटिना। रेटिना से पहले आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है, जिसको पीछे रेटिना पे फॉर्म कराने के लिए आपको कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जैसे आपको सिर्फ मायोपिया का याद रखना है कि इसमें दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगा, जिसमें जो पास की चीजें होंगी वो आपको क्लियर नहीं दिखेंगी। क्या मतलब, आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो फार साइटेडनेस, सिर्फ दूर की चीजें दिख रही हैं। क्या बोल सकते हो आप इसको? इसको बोल सकते हो फार साइटेडनेस। आ रही है बात समझ में? और फार साइटेडनेस इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ दूर की चीजें दिख रही हैं, तो मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इसके लिए आपको जो लेंस यूज करना है वो लेंस आप लोग करोगे कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। आ रही है बात समझ में? यहां पे चीजें क्लियर हो गई। अगर आपके लिए एक रफ डायग्राम मैं इसका बना करके दिखाऊं, तो मानो कि ये किसी मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आंखें थोड़ी सी खराब हो रही हैं, तो मानो ये उसकी आंखें हैं और आंखों के अंदर का ये लेंस हो गया, ठीक है। और जो भी ये इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम हो रखी है हाइपरमेट्रोपिया की, तो उसके पास क्या होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है, उसका जब इमेज बनता है ना, तो इमेज देखो उसका कैसा बनता है कि मानो ये रेटिना है, तो रेटिना के पीछे जाती है इमेज। कहाँ पे? रेटिना के पीछे जाती है। समझ में आ रही है बात? तो आपको उसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे एक लगा दो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद ये जो अब रे ऑफ लाइट जाएगी, वो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो इमेज की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, अब यहाँ पे होगी रेटिना पे। आ रही है बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है बिना हेल्प के, बिना लेंस के या फिर बिना करेक्शन के, तो वो कहाँ पे होता है, वो बियॉन्ड, मतलब जो रेटिना है उससे भी आगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद वाली जो दिक्कत है उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जो दिक्कत है वो है प्रेसबायोपिया की। किसकी? प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो करेक्शन के लिए आप लोगों को जो लेंस यूज करना पड़ेगा उसमें कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स दोनों यूज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो आपने
जो चश्मे इस तरीके से देखे हुए हैं, कैसे, ऐसा अगर आपने कोई चश्मा देखा हुआ है जिसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, तो आपने जो ऐसे चश्मे देखे हैं ना, जैसे गांधी जी का जो चश्मा बनता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे इस तरीके से बनता है गांधी जी का चश्मा। तो यहाँ पे आपका जो होता है ये अलग लेंस होता है, ऊपर वाला लेंस अलग होता है, यहाँ पे लेंस अलग, ऊपर वाला लेंस अलग। तो मतलब यहाँ पे आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों लेंस यूज हो रहे होते हैं। कौन सी बीमारी में? प्रेसबायोपिया में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका एक टॉपिक, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्या है टॉपिक? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहां पे देखो, एक मैं आपके लिए एक प्रिज्म बना रहा हूं, ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक है, और यहां से एक कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई, और ये एयर मीडियम है, ध्यान रखना कि ये आपका एयर मीडियम है, और जो प्रिज्म होता है वो कैसा होता है, तो वो ग्लास का बना हुआ होता है, तो ये ग्लास मीडियम हो गया। तो मतलब ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसको जाना इस तरीके से चाहिए था, ठीक है, बट वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब आप ये बताओ कि नॉर्मल क्या हुआ, तो सरफेस के ऊपर होता है नॉर्मल, ये, तो ये नॉर्मल था, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था रे ऑफ लाइट को, बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर अब देखो, ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम है, तो इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे करके जाना चाहिए, ठीक है, बट और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इसका नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जब कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल से अवे, तो अवे होगी तो मतलब ऐसे करके जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, अभी तक ये पूरा समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे मैं ए डाल रहा हूँ, तो ए जो है, मतलब ए जो है ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। आ रही है बात समझ में? दूसरा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये है इंसिडेंट रे। क्या है ये? अगर मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर दूं तो आई है हमारा इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी वो फिगर देते हैं और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सी रे है, या फिर यहां पे इसका नाम क्या होगा। तो ये आई इज फॉर इंसिडेंट रे, और यहां पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल आई। तो ये एंगल आई क्या हुआ? तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आ गया है? अब आगे देखते हैं। तो ये वाली जो रे है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं पी क्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पी क्यू है, जो आपका पी क्यू है, वो क्या है? वो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या है आपकी? वो रिफ्रैक्टेड रे। आ रही है बात समझ में? इसके बाद मान लो इसको मैं क्यू एस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्यू एस, ठीक है। तो क्यू एस जो है, जो आपका क्यू एस है, मतलब जो ये है आपकी इमर्जेंट रे। क्या है ये? इमर्जेंट रे। आ रही है बात समझ में? तो ये इमर्जेंट रे हो गई। अब देखो कि अगर आप इस इंसिडेंट को आगे इंक्रीज करो और ये जो इमर्जेंट रे है इसको आगे पीछे इंक्रीज करो, तो जो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं अलग कलर से शो कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखो, अगर मैं ये इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे करके, और इस इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ को इंसिडेंट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों एंगल बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल कौन सा, जिसको मैं अभी रेड कलर से बनाने वाला हूँ, ये जो आपका एंगल है ना, ठीक है, वो एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डी। तो एंगल डी क्या है? ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से जब क्वेश्चन पुटअप होता है तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको ये बोल सकता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ सकता है कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना कि जो प्रिज्म होता है ना, वो मैं यहाँ पे आपको एक बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपको सामने से तो इस तरीके से दिखता है, बट जो पीछे वाला पोर्शन होता है
वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि जो प्रिज्म है ना, आपको सामने से हो सकता है कि वो ट्रायंगुलर दिखे, बट पीछे भी एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, और ये जो साइड्स होती हैं जुड़ी हुई होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये 3D फिगर बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या है इसमें, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कॉर्डिलेटरल कितने होते हैं, तो कॉर्डिलेटरल देखो कितने हैं। एक तो इस साइड पे जो है एक ये हो गया, एक जो साइड मतलब जो पीछे की साइड दिख रहा है 2 हो गए, और एक बॉटम पे, तो कितने हैं? 3 कॉर्डिलेटरल है। ठीक है, 3 कॉर्डिलेटरल हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 3 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, और ट्राइंगल्स कितने हैं? तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल इसके पीछे वाला, तो मतलब 2 क्या हैं? 2 आपके पास ट्राइंगल हैं, और 3 क्या हैं? 3 है आपके पास कॉर्डिलेटर। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो यहां से आपके ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर। अब है आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, सेम चीज याद रखो कि एक प्रिज्म है। ठीक है, और कोई एक रे ऑफ लाइट यहां पे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगा इसके अंदर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मतलब ये इसके अंदर इस तरीके से ट्रेवल करेगी। बट जब रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलेगी ना, जब रे ऑफ लाइट यहां से बाहर निकलेगी, तो वो इस तरीके से कुछ अलग अलग कलर्स में यहां से निकलेगी बाहर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो फिनोमेना है, जिस फिनोमेना में कोई एक वाइट लाइट, क्या है? वाइट लाइट अपने ये क्या है इसके, ये हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। मतलब ये वो कलर्स हैं जिनसे मिलकर के व्हाइट लाइट बनी थी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जब यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं, जब ये मतलब अगर आप इसको कहीं पे फॉर्म कर लो, किसी एक बैंड ऑफ स्ट्रिप, मतलब किसी एक स्क्रीन पे आप इसको फॉर्म करा लो, तो ये जो आपको बैंड मिल रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिस्पर्जन एक फिनोमेना हो गया। डिस्पर्जन क्या हो गया? एक फिनोमेना हो गया जिसमें व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट रही है। और स्पेक्ट्रम क्या हो गया कि वो जो 7 कलर्स का जो बैंड फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये 7 कलर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो यहाँ पे ये आप लिखो, यहाँ पे विबग्योर। क्या लिखोगे? विबग्योर। और कैसा लिखोगे? उल्टे में लिखोगे। समझ में आ रही है बात? तो वी नीचे आर ऊपर, तो इस तरीके से आप विबग्योर लिखोगे। ठीक है, यही है आपका वो जो आसमान में आपको वो रेनबो फॉर्मेशन होती है, वो यही होती है। आ रही है बात समझ में? तो V इज फॉर वॉयलेट। ठीक है, और ऐसे ही जो I है वो इंडिगो, B इज फॉर ब्लू, G इज फॉर ग्रीन, O इज फॉर ऑरेंज एंड R इज फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स हैं जो कि किसमें? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद अगर आप दो प्रिज्म को, एक प्रिज्म को आपने ऐसे रखा और एक प्रिज्म को आपने उल्टा करके रख दिया ऐसे। ठीक है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट आपने कराई है, तो यहाँ से ट्रेवल करने के बाद यहाँ से ये कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाएगी। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो हैं वो क्या होंगे? इसके अंदर इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर करती है और व्हाइट लाइट यहाँ से एग्जिट होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि इससे आपको ये पता चलता है कि देखो 7 कलर से मिलकर के क्या बन रहा है? आपका व्हाइट लाइट बन रहा है। क्या बन रहा है? व्हाइट लाइट। तो मतलब व्हाइट लाइट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कैसे? ये 7 कलर्स मिलकर के फिर यहाँ पे एक व्हाइट लाइट को फॉर्म करते हैं। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरीके से डायग्राम बना करके रखा हुआ होता है। ये पूछा जाता है कि यहाँ से कैसे रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी। ऑप्शन में रेड, ग्रीन, येलो ये सब मेंशन होता है। आप ध्यान ये रखोगे कि यहाँ से व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? तो है इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा तो इसके बाद देखो हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान ये रखो। एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे
कि अगर मानो ये कोई ऊपर जो है ये एयर है और नीचे जो है ये ग्लास है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगी, ठीक है, किससे, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा होता है कब, जब आपका ग्लास, मान लो कि ये ग्लास है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे हमने इस तरीके से नॉर्मल बनाया, तो रे ऑफ लाइट को देखो इस तरीके से जाना चाहिए था, बट जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मतलब वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं, मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं और बढ़ाऊंगा, तो रे ऑफ लाइट फिर इस तरीके से जाएगी कुछ। आ रही है बात समझ में। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और मैं बढ़ाऊंगा तो ऐसा एक टाइम हो सकता है कि रे ऑफ लाइट उस सरफेस के ऊपर पे ही चली जाए। तो ये वाला जो एंगल है, जो मैं तीसरी वाली रे जो हमने बनाई है, ये होता है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद अगर आप इसके बाद कोई रे ऑफ लाइट, इससे ज़्यादा एंगल पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है कि रे ऑफ लाइट वापस सेम मीडियम में चली गई, ये कब हो रहा है, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाह रही थी, तब ऐसा होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रही है बात समझ में। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान ये रखना कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से, कहाँ से, डेंसर मीडियम से कहाँ पे जा रही हो, रेयरर मीडियम में जा रही हो, तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो तब होता है। और आपने ये टॉपिक पढ़ा कहाँ पे, तो ये एक फिनोमेना किसका है, रिफ्रैक्शन का है। किसका है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। आ रही है बात समझ में। किसका फिनोमेना है ये, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। और इसी वजह से क्या होता है कि जैसे ये कोई एयर रेन का ड्रॉप है और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, मतलब यहाँ पे धूप है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ से धूप आई और ये रेन है, रेन का कोई ड्रॉप है, इसके अंदर आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे आ गई। बट क्या हुआ कि जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाह रही थी और क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा एंगल है, तो वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो वापस अंदर ही चली जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे हो सकता है कि एंगल कम हो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस तरफ, और आपको पता है कि व्हाइट लाइट कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती है, 7 कलर्स में टूटती है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आपका रेनबो। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से आपका ये रेनबो फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, ऐसा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, तो ठीक है। अभी रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया है अभी, और ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जरा हम लोग समझते हैं। देखो क्या है कि मानो ये आपकी क्या है, अर्थ है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर में इसका एटमॉस्फेयर होगा इस तरीके से, और इसके एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होंगी। आ रही है बात समझ में। और इन लेयर्स में क्या होगा, तो इन लेयर्स में होंगे आपके डस्ट पार्टिकल्स। क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है, एयर ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में जब कोई रे ऑफ लाइट यहां से एंटर कर रही है, क्या, जब कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मैं रे ऑफ लाइट को ग्रीन कलर से शो कर दे रहा हूं, कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से एंटर कर रही है, तो अभी देखो ये ऊपर का कैसा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब रेयरर मीडियम से, अब यहाँ का मीडियम तो डेंसर है क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो रही है, और फिर नीचे नीचे आपको डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो इस तरीके से बेंड होकर के फिर आपको मिलेगी। मानो कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है। आ रही है बात समझ में। तो रे ऑफ लाइट कहाँ पे, इसके पास तक आ रही है, बेंड होकर के आ रही है। कहाँ से आ रही है, लेट सपोज कि ये किसी स्टार से आ रही थी। आ रही है बात समझ में। अब क्या है कि ये जो आपका जो मीडियम है ना, ये मीडियम कंटिन्यूसली हवाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। तो जब ये मीडियम चेंज होगा तो हो सकता है कि एक बार तो ये आप तक रीच किया, अगली बार जब ये इसका मीडियम थोड़ा चेंज हुआ तो हो सकता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है
वहाँ पे आप ना खड़े हुए हो, जिसकी वजह से आपको वो स्टार नहीं दिखेगा। फिर मीडियम हल्का चेंज होगा और फिर से ये रे ऑफ लाइट बेंड होकर के आपकी आंखों तक आएगी और फिर से आपको वो स्टार दिखना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जो स्टार होता है वो आपको कैसा नजर आता है, ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। कैसा? ट्विंकलिंग। इसी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बट अगर वहीं पे आपके पास कोई प्लैनेट है, क्या है? प्लैनेट है। प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को क्या कर रहा होता है? रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सन की जो लाइट उसके ऊपर आई वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आती है। तो जब प्लैनेट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही होती है, जैसे ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये भी बेंड होकर के आएगी आपके पास तक। तो यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, तो यहाँ तक आपको रे ऑफ लाइट आ रही है। हो सकता है कि अब इसका मीडियम, जब ये एयर मीडियम जब चेंज होगा तो ये वाली रे ऑफ लाइट हो सकता है कि इतना चेंज हो जाए और यहाँ पे आप नहीं हो अभी। बट होता क्या है कि प्लैनेट से कई सारी रे ऑफ लाइट आ रही होती है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? प्लैनेट से कई सारी रे ऑफ लाइट आ रही होती है, तो एक मान लो अगर नहीं भी दिख रही है, एक रे ऑफ लाइट आप तक रीच नहीं भी कर रही है, तो बाकी दूसरी तो कर रही है। उसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली विजिबल होता है। क्या होता है? ये कंटिन्यूअसली विजिबल होता है। कौन? तो प्लैनेट। प्लैनेट जो होता है, अगर आप रात के टाइम पे देखें तो अगर आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं तो कंटिन्यूअस विजिबल रहेंगे, दिन में नहीं दिखेंगे आपको, रात के टाइम पे दिखेंगे, बट कंटिन्यूअसली विजिबल रहेंगे। बट जो स्टार्स हैं वो कंटिन्यूअस विजिबल इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत कम रे ऑफ लाइट आप तक रीच कर रही होती है, और जब रिफ्लेक्शन, मतलब जब यहाँ पे मीडियम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जब चेंज होता है, तो जो थोड़े टाइम के बाद आप तक वो रे ऑफ लाइट नहीं पहुंच रही होती है, फिर थोड़े टाइम में पहुंच रही होती है, तो इसका मतलब वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। कौन? स्टार। और जो तुम्हारा प्लैनेट है वो कंटिन्यूअस विजिबल रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो है आपके पास टॉपिक, वो है आपका एडवांस सनराइज एंड सनसेट। तो देखो क्या होता है, लेट सपोज कि ये है आपका अर्थ, ठीक है, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन। हॉरिजॉन का मतलब होता है, लेट सपोज आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो अर्थ की हॉरिजॉन सरफेस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो आप। अर्थ कैसा है? स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो मानो जो सन है वो यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, ये है आपका सन, ठीक है, और यहाँ से आपके पास इसकी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से निकल रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से निकल रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से जो इसकी रे ऑफ लाइट है वो निकल रही है आपकी तरफ को, उस तरफ भी निकल रही है ऐसी। बट यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही थी ना, ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसकी वजह से जो आपकी सन से निकली हुई जो रे ऑफ लाइट है वो आपके पास तक आती है बेंड होकर के। कैसे? बेंड होकर के। यहाँ पे मान लो आप खड़े हुए हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि हॉरिजॉन से नीचे है आपका सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे है। हॉरिजॉन वाली जो लाइन है उसको मैं दोबारा बना देता हूं। ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन की लाइन है, ठीक है, और आपका सन जो है वो हॉरिजॉन से नीचे है, ठीक है, तो कायदे से वो आपको नहीं दिखना चाहिए था। बट होता क्या है कि क्योंकि जो रे ऑफ लाइट सन से निकल रही है वो बैंड होकर के, मतलब जो ऊपर जानी चाहिए थी, ये बैंड होकर के आपकी आंखों तक रीच कर रही है, जिसकी वजह से आपको जो इसकी पोजीशन है, सन की पोजीशन, वो यहाँ पे नजर आएगी। ये अपरेंट पोजीशन है और ये एक्चुअल पोजीशन है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो क्योंकि हॉरिजॉन से नीचे है सन बट आपको ऊपर दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज। क्या बोलते हैं इसको? एडवांस सनराइज, ठीक है। क्यों? अच्छा, ये लाइन मैंने क्या बनाई? तो ये मैंने बनाई हॉरिजॉन। तो आपका एक्चुअल जो है, एक्चुअल में क्या है कि सन हॉरिजॉन से नीचे है, बट अपरेंट में क्या है? अपरेंट में आपका जो सन है वो हॉरिजॉन से ऊपर है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, एडवांस। अच्छा, सेम यही फिनोमेना होता है आपका जब ये सनसेट होता है। क्या होता है जब ये सनसेट होता है? लेट सपोज कि जो सन है उसकी पोजीशन अब इधर आ गई सनसेट के टाइम पे, ठीक है, तो सनसेट के टाइम पे सन जो है वो एग्जैक्टली मतलब एक्चुअल में यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, बट इसकी जो रे ऑफ लाइट है वो जो यहाँ से ऐसा करके निकल रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बेंड होकर के आप तक पहुँचती है, ठीक है। तो आपको सनसेट के टाइम पे सन यहाँ पे नजर आ रहा होता है, जबकि वो कहाँ होता है? वो चला जाता है हॉरिजॉन से नीचे। आ रही है बात समझ में?
तो इस पोजीशन को, मतलब ये जो पोजीशन है, मैं यहाँ से ज़रा कुछ चीज़ें रब कर देता हूँ, जैसे ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है आपका डिलेड सनसेट का। किसका? डिलेड सनसेट का। ठीक है। और ये जो पूरा फिनोमेना था, ये जो पूरा हो रहा है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। अच्छा ये क्या है? तो ये था हमारा प्यारा अर्थ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक दो चीजें और देखते हैं हम लोग। यहां पे है आपके लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कहीं पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, मतलब ये बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट्स हैं जो कि ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पूरे मीडियम में मानो कुछ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, अलग अलग जगहों पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट टूट जाती है, मतलब फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो रही है? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिस्पर्स हो जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रही है? तो ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो रही है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो फिनोमेना है जिसमें जो रे ऑफ लाइट हो रही है वो क्या हो जा रही है? वो स्कैटर हो जा रही है। स्कैटर का मतलब है ना फैल जाना। तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो समझो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक ग्लास रखा है और इसमें मैंने भर दिया पानी। ठीक है, और इस पानी में कुछ मैंने डाल दी है, मतलब कुछ मिल्क मैंने इसमें एक दो बूंद जो है मिल्क डाला है इसमें। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये मान लो मिल्क के पार्टिकल्स हैं। आ रही है बात समझ में? अब क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट, लेट सपोज कोई रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से जब पास हो रही है, कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बट इसके अंदर इसकी जो ट्रैवल करने की जो मतलब इसके अंदर ट्रैवलिंग हो रही है ना रे ऑफ लाइट की, वो आपको विजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विजिबल हो जाएगी, मतलब आपको ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, कि रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है। तो जब विजिबल हो जाए, रे ऑफ लाइट का पाथ आपको विजिबल हो जाए, तब उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब आप अपने रूम में बैठे हुए हो और किसी विंडो से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो हो सकता है कि फ्लोर पे आपको जो रे ऑफ लाइट है वो दिख रही हो बट बीच में ना दिख रही हो। आपको क्या करना है, हल्का सा उस रूम में झाड़ू मार लो। ठीक है, जैसे आप झाड़ू मारोगे तो डस्ट पार्टिकल्स हवा में आ जाएंगे। हवा में आने के बाद आपको ये जो रे ऑफ लाइट की जो पाथ है ना ये विजिबल हो जाएगा। तो जब ये विजिबल हो जाएगा तो इस इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये विजिबल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। क्या है? कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। होता क्या है कि अब हम लोग क्या कलर ऑफ सन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कलर ऑफ सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, सनसेट के टाइम पे और क्या सनराइज के टाइम पे। कब? सनराइज के टाइम पे एंड सनसेट के टाइम पे। देखो होता क्या है, यहां पे एक और चीज हम लोग यहां पे समझ सकते हैं। पहला जो हम लोग ये समझ सकते हैं वो है क्या है? क्लियर स्काई इज ब्लू। क्लियर स्काई इज ब्लू। तो दोनों चीजों को हम लोग एक साथ समझते हैं। किसमें होता क्या है? देखो क्या है कि सन से क्या हो रहा है कि जो रे ऑफ लाइट आपके पास तक आ रही है, सन से क्या हो रही है? रे ऑफ लाइट आपके पास आ रही है। तो यहां पे कुछ क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल्स होंगे। बीच में क्या होंगे? कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। अर्थ से ऊपर में क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और यहां पे मान लो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इसकी कुछ रे ऑफ लाइट को क्या
जो सन है उसकी कुछ रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, फैला देंगे। ठीक है, आपको पता है कि सन से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो कैसी थी, व्हाइट लाइट थी। ठीक है, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये कुछ रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। तो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो किसको स्कैटर कर पाएंगे, जिनका स्मॉल वेवलेंथ होगा। क्या होगा, स्मॉल वेवलेंथ होगा। ठीक है, और स्मॉल वेवलेंथ के जो नीचे वाली तीन हैं जिसमें वॉयलेट, इंडिगो एंड ग्रीन, ठीक है, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, तो उनका जब आप मतलब क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कैटर किसका होगा, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू एंड ग्रीन का, इनका स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो अब अगर आप इन तीनों को मिलाओगे तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बनता है वो बनता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, तो यही रे ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर हुई है ड्यूरिंग द पाथ। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जब स्कैटर हो गई है तो स्कैटर होने के बाद ये कहाँ पे, आसमान में तो दिख रही होंगी आपको, तो आसमान आपको कैसा नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। आ रही है बात समझ में। बाकी जो रेस्ट ऑफ द लाइट्स हैं वो आपके पास तक पहुंचेंगी। कौन सी, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपके आंखों तक पहुंचेंगी। कब, जब सन आपके दूर होगा, काफी दूर होगा, तब ये तीन, क्योंकि बाकी तो स्कैटर हो गई हैं, तो ये तीन हैं जो कि आपकी आंखों तक पहुंचेंगी। अगर आप इन तीनों को मिक्स करोगे तब कलर जो बनता है आपका वो रेड कलर का बनता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट उस समय आपका जो सन है वो बहुत दूर पे है। क्या है, बहुत दूर है। तो दूर होने की वजह से जो आपकी आंखों तक रीच कर पाती है रे ऑफ लाइट, वो यही रे ऑफ लाइट रीच कर पाएंगे, और मैक्सिमम जो रीच कर पाएंगे वो एकदम रेड। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट तो मैक्सिमम दूरी तक जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी वही रीच कर पाएगी, और सबसे मैक्सिमम दूरी तक ट्रेवल करने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो है रेड। कौन सी, रेड। और इसी वजह से जो स्टॉपिंग सिग्नल्स होते हैं, जो डेंजर के सिग्नल्स होते हैं, ताकि ये दूर से दिख जाए, ठीक है, इसलिए वहां पे रेड कलर से बना हुआ होता है या फिर वो रेड लाइट होती है। आ रही है बात समझ में। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि ये स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होने की वजह से जो स्काई है ये आपका ब्लू नजर आता है। और क्योंकि अगर जब सन आपका बहुत दूर हो, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट बहुत दूर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट आपके अर्थ तक रीच कर पाएगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली होगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। तो इसी वजह से आपको जो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे जो सन का कलर है वो रेड नजर आता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश होता है। फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम नासर क्लासेस, आप सभी को ऑल द बेस्ट। ढंग से मन लगा के पढ़ाई करो, और इसी तरीके की रिवीजन वीडियोस हम लोग आपके साइंस के सारे चैप्टर्स के लिए लेकर के आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट रिवीजन क्लास में।